भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के बाद मालदीव की सरकार के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के चलते दोनों देशों के बीच विवाद की स्थितियां बन गई हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने उन मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन भारत के अलावा मालदीव में भी कई विपक्षी नेता मालदीव सरकार के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा है कि भारत के साथ विवाद राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रशासन की नाकामी है। हम एक छोटे देश हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। भारत हमारा दोस्त है। हमारे लिए भारत 911 की कॉल की तरह है। हम कॉल करते हैं और वो मदद के लिए आ जाते हैं। मारिया की ये बात कई हद तक सही भी है। हमने एक ऐसे मौके पर मालदीव की मदद की जब कोई देश उसके मदद के लिए नहीं खड़ा था। देश में आतंकवादी तख्ता पलट करने वाले थे। ये भारत फौज के ऑपरेशन कैक्टस की कहानी है। वो ऑपरेशन जिसके लिए बतौर लोकतांत्रिक देश मालदीव को भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। स्वागत है आपका किस्से कहानियों के इस बेहद खास एपिसोड में। कहानी शुरू होती है साल 1978 से। मौमून अब्दुल्ला गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने। पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में परिवहन मंत्री रहे गयूम शुरुआत से मुश्किलों से घिरे हुए थे। साल 1980 में ही उनके साथ तख्ता पलट की कोशिश हुई, फिर 1983 में भी, लेकिन दोनों बार गयूम अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे थे। इसके बाद मौका आया 1988 का। किस्मत की बात है कि नवंबर के महीने में गयूम का भारत दौरा तय था। भारत से एक प्लेन भेजा गया गयूम को लाने के लिए, लेकिन प्लेन बीच में ही था कि एक इमरजेंसी आ गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, लिहाजा गयूम का प्लेन वापस लौटाना पड़ा। इत्तेफाक से ये अच्छी खबर थी, क्योंकि गयूम को पता भी नहीं चलता कि उनके पीठ पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। मालदीव का एक बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी गयूम के प्रशासन से बेहद नाखुश था। उसने तख्ता पलट करने की ठान ली थी और इस काम के लिए मदद मांगी थी उमा महेश्वरन की। महेश्वरन श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE का सरगना था। इससे पहले उसने LTTA यानी लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के साथ काम भी किया था, लेकिन फिर दोनों में मतभेद हुए और महेश्वरन ने अपना संगठन बना लिया। महेश्वरन को श्रीलंका की अदालत से सजा मिली थी और वो फरार चल रहा था। इसी दौरान अब्दुल्ला लुतुफी ने उसे कांटेक्ट किया। दोनों ने नासिर नाम के एक तीसरे व्यक्ति को अपने साथ मिलाया और तख्ता पलट करने का प्लान शुरू कर दिया। इन दोनों का प्लान था कि जब राष्ट्रपति यानी गयूम देश के बाहर होंगे, ये सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे और तख्ता पलट की घोषणा कर देंगे। प्लान को अंजाम देने के लिए नावें भर भर कर प्लॉट के 80 से ज्यादा उग्रवादी मालदीव की राजधानी माले तक आ गए थे। 3 तारीख को काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई कि गयूम का भारत दौरा रद्द हो गया है। इसके बावजूद अब्दुल्ला लुतुफी ने तख्ता पलट का प्लान जारी रखा। 3 नवंबर सुबह 4 बजे उग्रवादियों ने माले पर हमला कर तमाम सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। ये लोग गयूम को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति निवास पहुंचने से पहले ही गयूम को निकालकर एक सेफ हाउस पहुंचा दिया गया था। उनके पीछे उग्रवादी ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया और शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया। मालदीव पर उग्रवादी का कब्जा हो चुका था। बस एक उम्मीद थी, एक फोन लाइन जो गयूम को दूसरे देशों से कांटेक्ट करने में मदद दे रही थी। गयूम ने सबसे पहले सिंगापुर फोन मिलाया। जवाब मिला, हम मदद नहीं कर सकते। इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, एक एक करके सभी देश मुकरते रहे। गयूम ने अमेरिका भी फोन मिलाया, लेकिन अमेरिकी ट्रूप्स को माले पहुंचने में 3 दिन का वक्त लग जाता, जबकि गयूम के पास महज चंद घंटे का ही वक्त था। गयूम का अगला फोन ब्रिटेन गया। ब्रिटेन ने भी मदद नहीं की, लेकिन इतना किया कि भारत से मदद लेने की सलाह दे दी। सुबह के 6:30 बजे थे। नई दिल्ली में अरुण बैनर्जी अपने घर में सो रहे थे जब उनकी फोन की घंटी बजी। बैनर्जी मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर थे और गयूम के प्रस्तावित दौरे के चलते भारत आए थे। बैनर्जी को माले के हालात का पता चला।
खबर सीधे पीएम राजीव गांधी तक पहुंचाई गई। राजीव कलकत्ता में थे। 9 बजे जब राजीव वापस पहुंचे, तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बैठी। मिलिट्री ऑपरेशन रूम में होने वाली इस बैठक में पीएम के अलावा गृह उप मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल थे। चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे जाने चाहिए, लेकिन आर्मी प्रमुख इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि इस काम में एयरफोर्स की मदद लेनी होगी। इस बीच घटना का मंच शिफ्ट होता है आगरा की तरफ। आगरा का एयरफोर्स स्टेशन। स्क्वाड्रन लीडर अशोक चोडिया काफी उत्साहित थे। उन्हें पुणे जाना था, जहां अगले रोज उन्हें एक स्काई डाइविंग का प्रदर्शन करना था। चोडिया तैयारी में लगे हुए थे। अचानक स्टेशन में हलचल तेज होती है, महसूस होती है। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि पुणे का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। सबको स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए चोडिया लिखते हैं, उस रोज अफवाहों का बाजार गर्म था। किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की मदद के लिए ट्रूप्स को भेजा जाएगा। ये चोडिया के ही लफ्ज थे। आखिर में ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा ने आदेश सुनाए। पता चला कि 50th पैराशूट ब्रिगेड के जवानों को मालदीव जाना है। तुरंत 2 यूशीन 76 जहाज तैयार किए गए। टेक ऑफ का समय दोपहर 12:30 था। ब्रिगेडियर बलसारा खुद विमान में मौजूद थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने मालदीव का नाम तक नहीं सुना था। यहां तक कि मालदीव का कोई नक्शा भी उपलब्ध नहीं था। आनन फानन में टूरिस्टों द्वारा इस्तेमाल होने वाली मैप इस्तेमाल में लाई गए और उनकी मदद से प्लान तैयार हुआ। अरुण बैनर्जी इस प्लान में बहुत काम आए, क्योंकि केवल वही थे जिन्हें मालदीव के बारे में कुछ भी पता था। कहां लैंड कर सकते हैं, कौन से रास्ते इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सब जानकारी बैनर्जी ने मुहैया कराई। बकायदा ये अपनी तरह का अनूठा मिशन था, जिसमें हाई कमिश्नर सैनिकों के साथ जा रहे थे। बैनर्जी के साथ होने के बावजूद मुसीबतें बहुत थी। माले पर हमला करने वाले उग्रवादी कितने थे, कौन थे, ये पता नहीं था। माले एयरपोर्ट पर कब्जा हो चुका था, इसलिए वहां लैंड नहीं कर सकते थे। तय हुआ कि माले के पास के एक आइलैंड हुलहुले पर जवान लैंड करेंगे और वहां से माले की तरफ बढ़ेंगे। जब तक इंडियन आर्मी हुलहुले पहुंची, रात के 9:30 बज चुके थे। आर्मी ने तुरंत हुलहुले को सिक्योर किया। इसके बाद एक टीम हुलहुले में ही रुकी, जबकि दूसरी माले की तरफ बढ़ गई। माले तक नाव से जाना था। जवानों ने देखा कि समंदर में एक छोटा जहाज खड़ा है, जो माले तक पहुंचने वाले एक संकरे रास्ते को रोके खड़ा था। इंडियन जवानों ने शिप पर रॉकेट दागे और शिप वहां से दूर चला गया। बाद में ब्रिगेडियर बुलसारा को पता चला कि ये वही जहाज था जिसमें उग्रवादी माले तक आए थे। इस जहाज का नाम था MV प्रोग्रेस लाइट। इसी जहाज के बाद से उग्रवादी ने भागने की भी कोशिश की थी। इंडियन नेवी ने उसका भी पीछा किया था, लेकिन वो आगे की कहानी है। अब बात करते हैं कि माले में आखिर हुआ क्या। माले में राष्ट्रपति गयूम एक सिक्योर हाउस में छुपे हुए थे। माले पहुंचते ही गयूम और बुलसारा की फोन पर बात हुई, जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उग्रवादी गयूम के ठिकाने के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। रात 11:30 बजे इंडियन आर्मी गयूम तक पहुंचने में सफल रही। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर सुभाष जोशी तब कर्नल हुआ करते थे। मीडिया से बातचीत में जोशी बताते हैं, माले में हमारी मुलाकात इलियास इब्राहिम से हुई। इब्राहिम गयूम के ब्रदर इन लॉ और मालदीव के उप रक्षा मंत्री हुआ करते थे। इलियास जोशी और बाकी टीम को गयूम के पास ले गए बकौल ब्रिगेडियर जोशी। गयूम और उनका परिवार सहमा हुआ था। आर्मी ने उन्हें माले से बाहर निकालने की पेशकश रखी, लेकिन गयूम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तक जाने की रिक्वेस्ट की। जवानों का एक जत्था गयूम को हेडक्वार्टर ले गया। रास्ते में जगह जगह मालदीव की फौज के जवान और उग्रवादी गिरे पड़े थे। चारों तरफ गोलियों और खून के निशान थे। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति गयूम ने राजीव गांधी से बात करने की मंशा जाहिर करी। मीडिया से बात करते हुए अरुण बैनर्जी ने बताया कि सुबह के 4:30 बजे राजीव गांधी को फोन मिलाया गया। राजीव उस समय तक उठे हुए थे और गयूम से बात करने के बाद ही वो सोने गए। इंडियन आर्मी न सिर्फ गयूम को बचाने में सफल रही, बल्कि उन्होंने उग्रवादियों का पूरा प्लान भी
फेल कर दिया। उग्रवादियों को माले से जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुआ एक चेज सीक्वेंस। दरअसल ऑपरेशन कैक्टस में आर्मी और एयरफोर्स ही नहीं बल्कि नेवी भी शामिल था। आईएनएस बेतवा और आईएनएस गोदावरी श्रीलंका और मालदीव के बीच तैनात किए जा चुके थे, ताकि अगर वहां से उग्रवादियों को मदद देने की कोशिश हो तो उसे रोका जा सके। वो शिप को भारतीय जवानों को माले में घुसने से रोक रही थी। उसी के जरिए उग्रवादियों ने वापस भागने की कोशिश भी की। ये लोग 25 से ज्यादा लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले जा रहे थे। जब नेवी ने उनका पीछा करना शुरू किया तो उग्रवादियों ने 2 बंधकों को मारकर समंदर में फेंक दिया। ये एक्शन चेतावनी थी, हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन आईएनएस गोदावरी उनके पीछे लगा रहा और जल्द ही शिप को अपने कब्जे में ले लिया। बंधकों को छुड़ाकर उग्रवादियों को वापस माले ले जाया गया ताकि उन पर मुकदमा चल सके। उधर 4 नवंबर की सुबह 7:45 बजे राष्ट्रपति गयूम कैमरे के सामने पेश हुए और मालदीव के नागरिकों को संबोधित किया। अब तक देश विदेश के पत्रकार भी मालदीव पहुंच चुके थे। अगले रोज राजीव गांधी ने भी संसद में बयान देते हुए इस ऑपरेशन के सफल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई दी। ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन 1989 तक मालदीव के हालात सामान्य नहीं हुए। स्थिति नाजुक बनी हुई थी, इसलिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए करीब 100 भारतीय सैनिक अगले 1 साल तक माले में ही तैनात रहे। ऐन मौके पर भारत ने राष्ट्रपति गयूम की मदद की, इसलिए जब तक गयूम राष्ट्रपति रहे भारत और मालदीव के रिश्तों में गर्मजोशी बनी रही। गयूम 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सिटी हेडलाइंस भारत।